लोग पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी। उसमें पहली पार्ट हमारा ये रहेगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि जो ड्रग हमारे बॉडी में गया है, हमने अपने बॉडी को दिया है, तो हमारे बॉडी ड्रग के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे ड्रग का एब्जॉर्प्शन, सेकंड में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि सोचिए कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रग्स दिया, तो यह हमारे ब्लड में कब आएगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। तो जो ब्लड का एब्जॉर्प्शन है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ड्रग किस टाइप का है, एसिडिक ड्रग है या फिर बेसिक ड्रग है, मीडियम कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो जो आयोनाइज्ड फॉर्म के ड्रग होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म के ड्रग होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। और हमारे बॉडी में जिस चीज़ की, कोई भी चीज़ की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग के एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। उसके बाद आएंगे मीडियम का क्या इम्पोर्टेंस है कि अगर हमारे बॉडी में एसिडिक मीडियम है और ड्रग भी एसिडिक है तो फिर ड्रग आयनाइजेशन में नहीं जाएगा और नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, तो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। फिर बॉडी का सिचुएशन अगर बेसिक होगा या मीडियम बेसिक होगा और ड्रग बेसिक होगा तो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, फिर से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। लेकिन जब मीडियम एक होगा, जैसे कि एसिडिक होगा और ड्रग बेसिक होगा, तो ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगा, और आयोनाइज्ड ड्रग जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सेम जाता है मीडियम अगर बेसिक है और ड्रग एसिडिक है, फिर से ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि when the medium is same, drug absorption increases। अब हम अगर एग्जाम्पल किसके लेंगे? सोच लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एस्पिरिन के। एस्पिरिन जो होता है वो एसिडिक ड्रग होता है। हम ओरल एस्पिरिन को कंज्यूम किया, ठीक है, तो ओरल रूट से ये जाएगा स्टोमक में, और स्टोमक का पीएच क्या होता है? एसिडिक, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्म में रहेगा? नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में। नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहा तो क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आता है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन रह जाता है
कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। वो जो ड्रग्स है स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम इन इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर आएंगे एक दूसरे टॉपिक के ऊपर जो होगा बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? बायो अवेलेबिलिटी होता है कि जो ड्रग हम लोग लेते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो ड्रग हम लोग लेते हैं वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना पहुँचता है। सोच लीजिए मैंने 100 mg का एस्पिरिन लिया, ठीक है, तो उसका कितना परसेंट मेरे ब्लड में पहुंचेगा, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। वो होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसमें डाउट बढ़ जाएगा। तो कितने परसेंटेज सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा, इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का तो प्रॉपर डेफिनेशन बताया जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ गिवन डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, तो उसमें पहले क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन, उसके बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, जिस ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, जो जल्दी एब्जॉर्ब रहता है, उसका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहता है, और जिसका एब्जॉर्प्शन कम रहता है उसका बायो अवेलेबिलिटी कम रहता है। उसके बाद आएंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब हमको कुछ ड्रग होते हैं, जैसे कि एक ड्रग रहा, जब हम लोग इसको लेते हैं वो लीवर में जाता है और लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कैसे, हाउ टू मेजर। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब लीवर में अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम ड्रग आएंगे, तो बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे कैसे मेज़र करेंगे बायो अवेलेबिलिटी को। इसको मेज़र करने के लिए एक फार्मूला है, बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व इन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि पहले हम ड्रग को ओरली देते हैं। ओरली देने के बाद हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन रहता है और इधर टाइम रहता है। ठीक है, और ये रहता है इसका एरिया अंडर द कर्व, ये रहता है किस चीज़ का, ओरली जो ड्रग दिया जाता है। फिर उसी ड्रग को हम लोग देते हैं इंट्रावेनसली। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, पहले हम लोग जो ड्रग होता है उसको पहले देते हैं इंट्रावेनसली, और इंट्रावेनसली बायो अवेलेबिलिटी कितना होता है, 100%। ठीक है, ये रहा, इंट्रावेनसली देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देते हैं ड्रग, सेम अमाउंट ऑफ ड्रग ओरली, और इसका एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। फिर आएंगे हम लोग और एक फैक्टर के ऊपर, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग हमारे बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले तो
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने हमारे एसिडिक ड्रग होते हैं दोज बाइंड टू एल्बुमिन, और जो बेसिक ड्रग होते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो जिसका प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि वो तो बाइंड करके ब्लड के अंदर ही रहेगा, वो कोई ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं। फिर आएंगे हम दूसरे फैक्टर में, वो होगा लिपिड सॉल्युबिलिटी। जितना लिपिड सॉल्युबल होगा, जिसका लिपिड सॉल्युबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, या फिर जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा उसका हाई डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट में आएंगे जो कि हमने अभी पढ़ा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर के ऊपर। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि हमने कोई ड्रग दिया और वो प्लाज्मा प्रोटीन में बाउंड होकर रह गया, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ज़्यादा होता है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग जो होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। फिर दूसरे क्या आएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसके वजह से क्या होगा कि ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन इंक्रीज रहेगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स के। फिर आएंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये एक बहुत बढ़िया फेमस एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है इस एग्जाम्पल के बारे में, कि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं इसका जो बाइंडिंग साइट होते हैं जहाँ पे ड्रग्स आके बाइंड करते हैं, ये कोई पर्टिकुलर ड्रग के लिए फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये कोई भी पर्टिकुलर ड्रग के लिए फिक्स नहीं रहेगा ये बाइंडिंग साइट। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, हम किसी पर्सन को वारफरिन देते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है, ठीक है। तो ये जिस प्लाज्मा प्रोटीन के जगह पे बाइंड करता है ना वारफरिन, यहाँ पे सोच लीजिए एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इसमें ये बाइंड करता है वारफरिन। दूसरे एक ड्रग है सल्फोनामाइड, जो सल्फोनामाइड होता है वो भी सेम साइट के ऊपर एक्ट करता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में लगते हैं। तो अगर सल्फोनामाइड ज़्यादा है तो फिर वो बाउंड करता है, और वारफरिन का ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि वारफरिन टॉक्सिसिटी होता है।